अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, इन तीन कंट्री का जितना मार्केट है उतना उससे बड़ा मार्केट इंडिया का है। एक ऑस्ट्रेलिया हर साल हम पैदा कर रहे हैं, तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खाली क्या है कि आपने मार्केटेबल प्रोडक्ट लाने चाहिए। 70,000 प्लस लोगों को मैंने आज ट्रेन किया है, तो इनमें से 95% जो लोग हैं ना, दे आर ऑल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे आज 10 लोग ऐसे हैं कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। मेरे पास 200 लोग ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। और ये वही बंदे हैं मैक्सिमम जिनके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे इंसान के साथ है जो क्लास 1 ऑफिसर से एंटरप्रेन्योर बने और आज तक कैसे उन्होंने 70,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद की है। उनसे हमने जाना है कि कैसे एक इंसान की लाइफ में डिफरेंस आता है जब वो क्लास 1 ऑफिसर होता है और जब वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। हमने उनसे पूछा है कि कैसे 100 स्टार्टअप में से सिर्फ 2-3 स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं और उनका सक्सेसफुल होने का कारण क्या होता है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमने जाना कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी क्रिटिकल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, और कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हैं थ्रू सीएसआर एक्टिविटीज़। अलावा ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। बिफोर स्टार्ट वॉचिंग दिस एपिसोड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू योर पर्सपेक्टिव क्लिप्स। वहाँ पे हम इस बड़े एपिसोड के छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं हर एक छोटे टॉपिक को। आज के वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे आपका जो बिजनेस है जो इंडिविजुअल्स को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाते हैं, उद्योग वर्धिनी, राइट? देखो, दिस इज़ द एक्चुअली हम कह सकते हैं ये गोल्डन एरा है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। 2020 टू 2030 ये इंडिया के ईयर है। अभी क्या है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्यों सोचना चाहिए? एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना चाहिए। पहली बात, देखो, आपको बहुत ज़्यादा अगर पैसा कमाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप से ही वो मिल सकता है ना? बाय राजमार्ग से कमाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द ओनली ऑप्शन। दूसरी बात है कि आपको यंग रहना चाहते हैं आप हमेशा, राइट? इफ़ यू वांट टू बी यंग फॉर एवर, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप में रोज़ नई बातें रहती है, रोज़ नया चैलेंज होता है। उससे आदमी क्या है कि एक एंग्जाइटी रहती है उसमें, और एंग्जाइटी कीप्स यू यंग। ऐसा है कि स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा आपने। यस। तो जी। फेमस साइंटिस्ट हु वाज देयर ऑन व्हीलचेयर फॉर 53 years. His only brain was working. Somebody asked him कि how come you be so live in spite of lot of problems you are having. वो बोला it is the curiosity, it is the anxiety that keeps me alive. वो एंग्जाइटी रहती है। मैंने आज कुछ सिद्धांत रखा है दुनिया के सामने, उसका दुनिया क्या रिस्पॉन्स देंगी, एक एंग्जाइटी रहती है। तो एंग्जाइटी एंटरप्रेन्योरशिप में यही है कि एंग्जाइटी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। मैंने आज कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरा कुछ एक प्रोग्राम है, उसको क्या लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब बातें रहती है। तो मेरा कहना क्या है कि वो आपको यंग रखती है। वही काम करते रहे आप, सुबह शाम वही काम रहे, तो एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती, क्यूरियोसिटी कोई रहती नहीं, और उससे आदमी बूढ़ा बूढ़ा होता है। तो आपको अगर यंग रहना है तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्यों सोचना चाहिए, इसका मेन रीज़न है कि आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है ना? देखो, मैंने भी जॉब किया, बट वो जॉब में आइडेंटिटी नहीं थी, मैं किसी और के लिए काम कर रहा था। अब ये मेरा काम है, तो अपनी आइडेंटिटी है ना। आपके जाने के बाद भी आपका अस्तित्व रहना, ये आइडेंटिटी है। तो मेरा कहना क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप से ही संभव है। अगर सिंपल काम करते रहे तो उसमें कोई आइडेंटिटी आए क्या और जा गए क्या, खंदा पिंदा मर जांदा, ऐसे हिसाब से आप जी सकते हैं, तो वो कोई मज़ा नहीं रहता ना। और चौथी बात जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने सोचना चाहिए, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में बहुत इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। आज हर एक फील्ड में इंडिया आज उभर रहा है। आपको पता है कि नाउ इंडिया इज़ ऑन द 5th पोजीशन है आज वर्ल्ड वाइड। जीडीपी आज इंडिया का सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। पॉपुलेशन वाइज वे आर नंबर 1। ओके, सिर्फ पॉपुलेशन वाइज, मार्केट वाइज अगर आप देखेंगे, देखो हम कैसा था, हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या था, 80
करोड़ प्लस लोग दे वर ईटिंग वन टाइम। नाउ अभी वही लोग 2-3 बार खाना लगे हैं। तो कंजम्पशन पैटर्न बढ़ गया है। हमारा प्रोसेस फूड का मार्केट हो गया 12 लाख करोड़, इतना बड़ा मार्केट। और ऐसा एक ही फील्ड बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे फील्ड है। जो देखो पैसा आता है तो सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ती है, तो सर्विसेज इंडस्ट्रीज आज 54% से बढ़ रही। बाकी आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का आप सोचें, जैसे सोलर है या विंड मिल है या फिर तुम्हारा बायोमास है, इसके ऊपर आज काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप बैठाने की। तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्या है, हमारी डिपेंडेंसी आज ये पेट्रोल डीजल पे है, ऑयल पे है, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी अगर हम ये जो अगर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ करने लगे तो ये। और इंडिया में इसका कोई कमी नहीं, 11 महीने तो हमारा सूरज रहता है। ओके, सूरज है, हवा तो हर जगह है, और फिर तुम्हारा बायोमास तो इतना वेस्ट है अपने पास, वो सब वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल एंड इनटू एनर्जी। मेरा कहना क्या है कि ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो वो काम एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। एग्रो प्रोसेस के लिए बहुत अच्छे दिन है। सर्विस इंडस्ट्रीज, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, ये बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है इंडिया में। इंडिया का ग्रोथ रेट उसमें 72% के ऊपर है ई कॉमर्स का। आज हर कोई आदमी, अगर आपको चप्पल भी खरीदनी है तो आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है, शेयर मार्केट है, आज देखो आप शेयर सेंसेक्स 71,000 के ऊपर है, जो कोरोना के पहले बिल्कुल 26,000 तक गया था। तो ये ग्रोथ है अपनी, ये इंडिया शेयर मार्केट रिप्रेजेंट्स इंडिया ओनली, ना। इंडिया का पूरी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है वो शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे बहुत बिजनेस है जिसमें हम काम कर सकते, जैसे कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आपने, ये बजट जो अभी हुआ तो मोर देन 15 लाख करोड़ उसके लिए रखे गए। आज रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं। वी आर गेटिंग वेरी गुड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। और फिर वो रोड से है, रेल से है, फ्लाइट से है, और ये ऐसी और बढ़ने वाली है। तो उसमें अगर हम काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, देखो हमारे पीएम का सपना है कि 12 लाख सब लोगों को घर मिले, तो नेचुरली हाउसिंग चीज़ें तो बढ़ने वाली है। तो मेरा कहना क्या है कि हर फील्ड में इंडिया आज बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। फिर आप मेडिकल फील्ड में लो, या हम तो अभी वी आर गोइंग टू बिकम मेडिकल हब ऑफ वर्ल्ड, वेलनेस हब बन रहे हैं हम हमारा, क्योंकि ये हमारे पास इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं, इतने सस्ते आज दुनिया के मुकाबले। सी माई सन हैड एन एक्सीडेंट इन अमेरिका, 3 दिन का उसका खर्चा था 1.5 करोड़ रुपया। वो तो ठीक है, इंश्योरेंस था, उसकी वजह से कुछ लगा नहीं। अदरवाइज हमारे यहाँ पे सिर्फ वो हड्डी बिठाने का खर्चा 1.5 करोड़ रुपये लग गया, जो हमारा 1.5 लाख में भी पूरा हो जाता है। तो कहना क्या है कि स्टिल इंडिया इज़ उसके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। अमेरिका में मैं जब गया था तब देखा तो काफ़ी लोग बोले नहीं, हमें उपचार तो इंडिया में जाके करेंगे, क्योंकि सस्ता है, वो अच्छा है, वेलनेस है, हमारे पास आयुर्वेदा है, बाकी कुछ चीज़ें। तो हर चीज़, आप कोई भी फील्ड हो, फिर उसमें हम बहुत आगे बढ़ने वाले। फिर इसमें क्यों ना हम लोग सिर्फ देखते रहे क्या ये प्रोग्रेस हो रहा है, वो हो रहा है, पर तुम भी कुछ काम करो ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा समय है हमारा। तो हमने सब ने बिल्कुल जो शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ बेस्ट करियर। तो सर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरी जर्नी वैसे देखा जाए तो जब मैंने व्हेन आई डिड एमबीए, तो मेरा एक मकसद था कि कुछ बिजनेस ही करें। ओके, आई हैड कुछ फैमिली बैकग्राउंड था, मेरा ग्रोसरी मर्चेंट थे, बट वेरी स्मॉल लेवल पे हमारा काम चलता था। तो करना तो था कुछ, लेकिन क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। तो दैट टाइम ओनली मैं एमबीए जब कर रहा था, उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक लेक्चर था। तो वो लेक्चर ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और फिर वहाँ के जो एमडी थे, मिटकॉन करके संस्था थी, उसके एमडी मिले मुझे। तो उसने बताया कि अगर तुझे कुछ करना है तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कोर्स करो, या फिर तुम एंटरप्रेन्योर ट्रेनर बन सकते हो। सिंस यू आर एमबीए, यू आर डूइंग एमबीए, यू कैन गेट दिस जॉब। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, भाई एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, जो एंटरप्रेन्योर को सिखा सकता है तो वो तो खुद भी सीख सकता है। तो इसलिए मैं बोला चलो ठीक है, लेटेस्ट। आई नेवर वांटेड टू बी डू जॉब, बट देन इट वाज अ वेरी गुड जॉब, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था। तो मैंने बोला चलो अभी अपना तो कुछ थे नहीं कि क्या करना, तो चलो ये जॉब तो करें।
तो जॉब जब मैं शुरू किया, मेरा तो क्या 1-2 साल जॉब करके छोड़ना ऐसा ही था। लेकिन जब जॉब शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ समथिंग मेड फॉर मी, ये मेरे लिए बना है। क्योंकि क्या है कि उसमें जो मज़ा आ रहा है ना, जो लोग, मैंने पहला प्रोग्राम जब किया, मैंने एक 6 महीने का ट्रेनिंग था हमारा अहमदाबाद में, और उसके बाद हमने वो जॉब ज्वाइन किया। तो पहला जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के जो रिज़ल्ट मिले और जो रिकग्निशन मिला, सब लोग कह रहे भाई सर आपकी वजह से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। नहीं, इससे और मज़ा कहाँ है? अल्टीमेटली देखो, वो सब कुछ करके आपको एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट, अ सेटिस्फैक्शन। तो वो सेटिस्फैक्शन जब मुझे मिल रहा है, तो मैंने तभी सोचा कि अपना भी एक अलग से इंस्टीट्यूट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट में काम करते वक्त हालांकि मेरा प्रमोशन होते रहा, मैं क्लास 1 ऑफिसर भी बन गया, लेकिन वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन बाउंड्रीज थे। तो बाउंड्रीज के अंदर काम करना मेरे इसमें नहीं था। क्योंकि जॉब करते वक्त भी मुझे 120 बार मेमो भी मिल चुके हैं। मेमो मिलना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 120 बार मैंने बाउंड्री क्रॉस करी है ना। तो मैं तो हमेशा रेजिग्नेशन साथ में रखता था, एज टू कीप माई रेजिग्नेशन रेडी व्हेनेवर। कुछ अगर नहीं लगा तो मैं तो तैयार था। लेकिन मुझे मेमोज मिले, उसको तो बहुत मैं गर्व करता हूँ। और साथ ही साथ 2 नेशनल अवार्ड भी मिले वाइल डूइंग जॉब ओनली। आई वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनेशनल, इनके मैं फर्स्ट रिसिपिएंट था। तो मुझे लगा कि यार इसमें ही हमें काम करना चाहिए। और वाइल डूइंग जॉब आई डिड जॉब इन अ एंटरप्रेन्योरियल वे। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मेरे जॉब के साथ ही शुरू हुई थी। देखो, बहुत लोग जॉब करते हैं, जॉब करना गलत बात है ऐसा मुझे नहीं कहना है, लेकिन जॉब भी एंटरप्रेन्योरियल वे से करो ना, उसमें अच्छा परफॉर्म करो ना, उसमें एक ऐसे टॉप लेवल पे जाओ। जो मैं गया जॉब के टाइम, अभी मुझे जॉब छोड़ के 29 ईयर्स हो गए, उसके बाद भी वो ऑफिस में जब मैं एमसीडी का रीजनल ऑफिसर था, वो जॉब में 10 में से एक आदमी तो भी पूछता है कि ये चांडक साहब का ऑफिस है क्या। इतना मैंने वहाँ पे काम किया था। तो मेरा कहना क्या है कि वो जॉब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने चलो लेट अस डू इट इन आवर ओन वे, है ना, अपने अपने हिसाब से करें ना। क्योंकि वो गवर्नमेंट में बहुत सारी ये थी, भाई ये ऐसा ही करना चाहिए, यही बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल बातें नहीं बता सकते थे हम। तो देन आई लेफ्ट एंड आई स्टार्टेड उद्योग वर्धिनी। आई लेफ्ट ऑन 30th अप्रैल एंड आई स्टार्टेड ऑन 26 मई। बट एक्चुअली छोड़ने का एक काम और, एक वजह और रही। मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर 1994। आई मेट विद द बिग एक्सीडेंट, और 3 महीने तक क्या ना, आई वॉज बेड रिडन। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। 3 महीने में ना मेरा पूरा, मैंने लाइफ का प्लानिंग कर लिया कि भाई तब तक तो मैं ठीक, आई वॉज नॉट, मैं सेटिस्फाइड था, ऐसा नहीं कि सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन वही काम करने मैं भी कहीं तो भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने लग गया था। तो 3 महीने में मुझे पूरा ब्रेन वॉश, मेरे अंदर का ब्रेन वॉश हुआ। तो मेरा जो भाई कुछ करना चाहिए, तो देन आई, फिर संस्था का नाम, ये सब बातें, क्या एक्टिविटी करना, वो सब बातें मैंने 3 महीने में पूरा प्लान किया। छुट्टी पे ही था, काम किया, और फिर इमीडिएटली आई आफ्टर, जब अच्छा हो गया तो मैंने अपना उद्योग वर्धिनी शुरू कर दिया। और इनफैक्ट वाइल डूइंग जॉब ऑल्सो मैंने कुछ एक्सिक यूनिट खरीद लिया था। ओके, वाइल डूइंग जॉब ओनली इन 89 मैंने एक सिक यूनिट, हमारे पार्टिसिपेंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक सिक यूनिट खरीद कर लिया था, और वो सिक यूनिट प्रॉफिटेबल बना है। तो मुझे तो मालूम था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में ही सक्सेस रहूँगा। तो देन आई, इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी विच आई डिड इन 1995 एंड आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इन 1995। पर सर आज भी जैसे लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, या माँ बाप भी जो हमारे होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज़्यादा जाते हैं, तो उनका मिसकंसेप्शन ये क्यों है? और आपको क्या लगता है कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को वो ज़्यादा, भले ही दूसरे को बोलेंगे कि हाँ उसका लड़का अच्छा कर रहा है, बट खुद के लिए वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सेटल हो जाए। क्या होता है, देखो, जीवन जीने के हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है सॉफ्ट ऑप्शन और एक होता है हार्ड ऑप्शन। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, भाई सॉफ्ट ऑप्शन, यार एक बार जॉब को लग गया तो फिर कोई टेंशन नहीं, महीने की तनख्वाह आती रहेगी, है ना। तो वो एक
लेकिन वो ये समझते नहीं कि क्या एक हमारी इट इज़ वन ऑफ द नीड सेफ्टी। अगर मैस्लो का नीड हायरार्की का थ्योरी अगर आप जानते हो तो उसमें सेकंड नीड है सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो जॉब में वो सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसकी तरफ लोग जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि हम खुद को कितना लिमिट कर रहे हैं, है ना। आज देखो, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं 2 साल पहले रिटायर हो गया था। मेरे आज बहुत सारे साथी रिटायर हो गए। अभी वो रिटायर होने के बाद क्या करने का ये उनको बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग लोगों को बता रहे थे कि बिजनेस करो, और आप जो भी उनको क्या करने का ये बड़ा प्रॉब्लम है। फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हो। मैं तो आज भी यंग हूँ, मुझे तो लगता है यार हर दिन नया चैलेंज होता है, नई चीज़ें होती है। कंस्ट्रक्टिव कामों में आप बिजी रहेंगे ना तो आपका एक हर दिन एक नया चैलेंजिंग होता है, हर दिन में नई चीज़ें आपको सीखने मिलती है। तो वो जॉब में कभी नहीं मिल सकता है। जॉब में वही वही काम, देखो सब लिमिटेशन है। आप समझो 15-20 हज़ार से जॉब शुरू किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटायर होने तक 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए, लिमिट ख़त्म, है ना। वो सब खत्म हुए। आप जूनियर ऑफिसर करके गए तो सीनियर ऑफिसर करके रिटायर होंगे। हर कोई चीज़ में लिमिटेशन है ना। आपके ग्रोथ को लिमिटेशन है। आपकी सबसे बड़ी देखो ग्रोथ तो ठीक है, समझो सैलरी में आपको 10% ग्रोथ देते वो, लेकिन जो आपकी बाकी ग्रोथ है ना, मेंटल ग्रोथ, वो नहीं होती है ना। वही काम करते रहे रोज रोज तो उसमें क्या ग्रोथ होने वाली है। तो ये ग्रोथ हम रुकवा दे रहे खुद की। और फिर उसमें क्या है कि उसमें एंडलेस, फिर उसमें क्या है कि वही चीज़ें कर करके आदमी है ना बहुत जल्दी जवानी में बूढ़ा हो जाता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप सॉफ्ट ऑप्शन का क्या होता है, शुरू करने में बहुत आसान होता है लेकिन एंड उसका बहुत बेकार होता है। हार्ड ऑप्शन में क्या होता है, शुरू में बहुत तकलीफें होती है लेकिन एंड बहुत अच्छा है। आज मैं जो लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ 62 में, वो लाइफ बहुत लोग नहीं करते ना एंजॉय। मैं एंजॉय कर रहा हूँ मेरी लाइफ, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है यार। इतना मज़ा आता है ना रोज़ कुछ नए नए काम करके, चैलेंज एवरी टाइम। सो दैट इज़ अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और वो जो थ्रिल है ना आपके एंड तक रहना चाहिए। देखो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, अभी मेरे कई सारे नाम मैं आपको बता सकता हूँ। जो नासिक के हमारे अशोक कटारिया है 75, आज भी नया कुछ प्रोजेक्ट का सोचते हैं। अमिताभ बच्चन 83, आज भी नई नई कुछ शूटिंग करता है। हमारे पीएम साहब है जो 76 है, 73 है, वो आज 18-18 घंटे काम करते हैं। कंस्ट्रक्टिव कामों में आप बिजी रहेंगे ना तो आपको ये टाइम का पता, ये विल बी जस्ट अ नंबर। तो इसमें जो आज है ना एंटरप्रेन्योरियल वे से काम करो। मैं क्या जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जॉब करो ना एंटरप्रेन्योरियल, सेट योर न्यू रिकॉर्ड्स। जैसे अभी हमारे सेशन साहब हुए, उनका एक आज भी वो इलेक्शन कार्ड को हम सेशन कार्ड बोलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे अफसर होके गए, लखीना करके उनका एक लखीना पैटर्न चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे जॉब भी करने वाले लोग हैं लेकिन उन्होंने अपना एक सिक्का, एक जो स्टैंप लगा के गए हो। तो मेरा कहना क्या है कि अगर हम करें ना तो एंटरप्रेन्योरियल वे से करें। सी यू मस्ट बी एंटरप्रेन्योरियल नाउअडेज। पेरिश, परफॉर्म और पेरिश। आपको परफॉर्म करेगा तो आप आगे जाएंगे, आप नहीं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर वैसे करो काम, मेरा ऐसा कहना है। तो इट इज़ हार्ड ऑप्शन नो डाउट, लेकिन फिर क्या है कि उसमें मज़ा है ना। आसान काम तो कोई भी करता है, फिर पशु पंछी भी कर रहे हैं ना। हम थोड़ी ना पशु पंछी है, हमने तो कुछ बड़ा सोचना ही चाहिए। तो सर अभी थोड़ा उद्योग वर्धनी के बारे में बात करते हैं। तो उद्योग वर्धनी क्या है, ये आप हमें थोड़ा, अगर आप एक सिंपल सेंटेंस में अगर आप बता पाओ तो। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट एकेडमी है। यहाँ पे आपके आपके दिमाग में कुछ ड्रीम्स है, कुछ सपने हैं, तो वो सपने साकार करने का एक फुल देखिए जिसको कहते हैं ना वन स्टॉप शॉप है, जिसमें आपको पूरी जानकारी, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग है, वहाँ पे हम ट्रेनिंग है, सर्विसेज है। जिनको कुछ करना है लेकिन टाइम नहीं है तो भाई सर्विसेज भी हमारे पास है। और अभी हम तो एक कोवर्किंग स्पेस भी शुरू कर रहे हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर आके अपना ऑफिस डाल सकते हैं। जिनके पास ऑफिसेज नहीं है तो उनको वहाँ पे वो कोवर्किंग में मिलेगा। सब पूरा जिसको कहते हैं ना एक इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो पूरी उद्योग वर्धनी में है।
कर रहे हैं हम, और सालों से कर रहे हैं। 39 ईयर से मैं खुद काम कर रहा हूँ, और उद्योगवर्धिनी 29 ईयर से काम कर रही है। तो काम मकसद ये है कि लोगों को एक जगह सब सुविधा मिले, और स्किल डेवलपमेंट भी। अभी सभी देखो, सभी तो नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकते, लेकिन देखो आज की ज़रूरत है कि लोगों को स्किल्स मिले। स्किल्स जो है ना आज देखो, जिसके पास हुनर है वो उसको ही आज मार्केट में डिमांड है। तो अगर वो स्किल्स आपके अंदर आ जाए, तो हम ऐसे जो ट्रेंडिंग स्किल्स है जिसकी आज ज़रूरत है, जैसे अभी ड्रोन का यूज़ बढ़ रहा है, तो अब ड्रोन सिखाने के लिए लोग तैयार करना ज़रूरी है ना। जो जो चीज़ों को आज डिमांड है, अगर आज मैं टाइपिंग सिखा रहा हूँ तो कौन सीखेगा टाइपिंग? वो पहले था। अभी ज़रूरत है कि आपको ड्रोन सीखना चाहिए। अभी ज़रूरत है कि हम कंप्यूटर के बारे में जानना चाहिए, नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है ना, फिर आप भाई कई सारी चीज़ों में आज बहुत अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रक्शन स्किल्स है, तो इसकी बहुत आज रिक्वायरमेंट है। अभी पहले कैसा था, यूपी बिहार वगैरह से लोग आके यहाँ पे काम करते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि वो सब लोग अपने अपने गांव चले गए, क्योंकि वहाँ पे उनको रोज़गार मिल रहा है। तो हमारे लोग जो महाराष्ट्र में थे, वो उनको अभी ये सीखना ज़रूरी है, ताकि उनको आज जो आज 200-300 रुपये रोज़ कमा रहे हैं, वो 1000 रुपये, 1200-1500 रुपये रोज़ कमा सकते हैं। डे बाय डे लेबर का जो है ना और रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, स्किल लेबर का। तो स्किल अगर हम प्राप्त करते हैं, और प्रोग्रेस कंट्री तो उसको ही कहते हैं जहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट लेबर कॉस्ट से कम होती है। तो हमारी आज वही स्थिति है, हम आज वो स्थिति में हैं कि जहाँ पे पीपल आर रेडी टू पे यू वट एवर, अगर आप सर्विसिंग देते हो। मेरे आज मोबाइल रिपेयरिंग करके ट्रेड है, जो इंडिया में पहले मैंने सीखा है। आज तक चैनल पे मेरी मुलाकात भी हुई थी। मेरा कहना क्या था कि मैंने ट्रेनर को थाईलैंड भेज के वो मोबाइल रिपेयरिंग का सीखा। मुझे पता था कि मोबाइल ये आगे चल के देश की बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है। आज हमारे पास 100 करोड़ के ऊपर लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कहना क्या है कि वो अगर मोबाइल यूज़ कर रहे तो ख़राब होने वाला है, उसके लिए कोई लगेगा, कोई रिपेयर करने वाला, और वी आर रेडी टू पे फॉर इट। मेरा कहना है स्किल ऐसी, एक तो ये छोटी बात बताई मैंने, ऐसे बहुत सारे स्किल्स वी वर द फर्स्ट टू लॉन्च इन इंडिया। जैसे बिल्डिंग सुपरवाइज़र, ये एक स्किल है। आज कैसा है कि कंस्ट्रक्शन में हर कोई सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता, और अगर बिल्डिंग बनानी तो सिविल इंजीनियर ही होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नासिक के 70% बिल्डर्स दे आर नॉन टेक्निकल। उसको कुछ जो थंब रूल्स है वो अगर आप जान लेते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल बातें, हमें क्या है कि जब आप कॉलेज कुछ पढ़ाई करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं आप जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं होता है, और फिर वो दे बिकेम अनएम्प्लॉयड व्हेन दे ग्रेजुएट्स, और जो भी डिग्री डिप्लोमा लेते हैं वो उनके पास कोई जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि दे आर नॉट मार्केटेबल। तो उसके लिए ना मार्केट के हिसाब से कुछ पढ़ना ज़रूरी है, कुछ स्किल एक्वायर करना ज़रूरी है। व्हेन यू कॉल समथिंग एज अ स्किल, दैट मीन्स इट कैन बी एक्वायर्ड। एंटरप्रेन्योर स्किल्स आल्सो कैन बी एक्वायर्ड। वही से हमारा विश्वास जो है ना, जिस थ्योरी पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो थ्योरी क्या है, एंटरप्रेन्योर्स कैन बी डेवलप्ड। हमारे डॉक्टर डेविड मैक्लेलैंड ने ये थ्योरी बनाई है 1964 में। उन्होंने 3-4 देशों का स्टडी करके बाद वो थ्योरी बनाई, और वो बताया कि यस, अगर अचीवमेंट मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप हो जाए तो यू कैन बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। तो वही काम हम कर रहे हैं कि लोगों के पास इच्छाएं बहुत होती है, करना है कुछ। ऐसा नहीं कि कोई किसी के पास कुछ इच्छा नहीं है, सबके पास है, लेकिन उनको कैसा नहीं, यार वी आर नॉट मेंट फॉर दैट, ऐसा उनको लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे 70,000 प्लस लोगों को मैंने आज ट्रेन किया है, तो इनमें से 95% जो लोग हैं ना, दे आर ऑल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे आज 10 लोग ऐसे हैं कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। मेरे पास 200 लोग ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, और ये वही बंदे हैं मैक्सिमम जिनके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, बट दे अंडरस्टूड देयर पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल विच इज़ देयर इन एवरीवन। हर एक में है वो पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल हम उनको बता देते हैं।
उनका जो और उनका एक माइंडसेट बनाने का काम करते हैं। मेन क्या है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई भी बिजनेस करना है आपको, तो बहुत सारे लोगों को क्या मिसकंसेप्ट है, यार बहुत पैसा लगता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, या कुछ आपके पास टेक्नोलॉजी चाहिए, मार्केट का कनेक्ट चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें मिथ्स है। ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये ऑल मिथ्स है। मेरे कितने एग्जाम्पल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, मेरे 250 एंटरप्रेन्योर्स के मेरे मुलाकातें ली है। सबके पास, मेरी एक लेडी है जो 4th स्टैंडर्ड पास है, खाली 4th स्टैंडर्ड पास, और वो जब मेरे पास आई थी, शी हैड ए वेरी बिग, उनके पास बहुत प्रॉब्लम था उनका। हर हस्बैंड मेट विद द एक्सीडेंट एंड हिज राइट लेग वाज टू बी कट। शी डिडंट हैव मनी टू हॉस्पिटलाइज हिम इन ए गुड हॉस्पिटल। शी एडमिटेड हिम इन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। बट देन शी वॉज डेस्परेट टू डू समथिंग, क्योंकि अभी इनकम सोर्स तो बंद हो गया था, क्या करें। समबडी सजेस्टेड माई नेम, देन शी केम टू मी, बोले सर मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, मुझे कुछ करना है। मतलब आपको कुछ करना, यही हमारे लिए क्वालिफिकेशन है, अगर करना है तो आप आइए। बोले सर आपकी फ़ीस भरने के पैसे नहीं। बोले जैसे आपको जमता है वैसे भरो। शी पेड 300 रुपीज़ इन 3 installments. Now she is making turnover 120 crores, employed 500 people. She started with just एक मिल्क वेंडिंग का काम शुरू किया उसने। एक 15 लीटर 10-15 लीटर बर्तन में दूध रख के उसने शुरू किया। आज वही लेडी 60,000 लीटर्स पर डे सेल कर रही है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। ये सर, जैसे लोग बोलते हैं 100 में से 1 से 2 स्टार्टअप्स चलते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। तो जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं और जो फेल हो जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस रहता है माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में? बेसिकली क्या है, ये लोगों को लगता है कि आइडिया मिल गई मतलब सब हो गया। आइडिया डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट आइडिया के साथ साथ वो इम्प्लीमेंट करने के लिए माइंडसेट चाहिए, कुछ स्किल सेट चाहिए। ये लोग कुछ सोचते ही नहीं हैं। उनको लगा कि भाई चलो एक मिल गया, आइडिया मिल गया, कुछ इन्वेस्टर्स मिल गए तो हो गया काम। ऐसा नहीं रहता है, इट्स नॉट दैट ईजी। इफ एंटरप्रेन्योरशिप वुड हैव बीन सो ईजी देन एवरीबडी वुड हैव थॉट ऑफ इट। इट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स फेल्योर, मीन्स रिस्क, वो तो आने वाला है। तो उस टाइम आप खुद को कैसे रखते हो, उसके ऊपर आपका सक्सेस रहता है। उसके लिए तो माइंडसेट चाहिए। यू शुड बी वेरी पॉजिटिव एट एवरीथिंग, वाट एवर फेल्योर कम्स, वाट एवर, अगर वो उसको पॉजिटिवली लेते आप, ये फेल्योर नहीं, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये बस नज़रिया बदलना पड़ेगा आपको। वो नज़रिया अगर आप देखते हैं तो फिर आपको वो वही चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। मेरे जीवन में बहुत सारे प्रसंग आए, मैंने बंद नहीं किया अपना दुकान, है ना। एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पास 700 रुपये नहीं थे, 700 रुपीज़ टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। मेरी लाइट कट करके गए, बट मैं घबराया नहीं, और फिर उससे ही शुरू किया। देखो देखो एक जब सन राइज होता है तो सनसेट भी होता है, बीच में कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसी प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें क्या है कि हम खुद को बचाए रखें, वो माइंडसेट लगेगा, उसके लिए कुछ स्किल सेट लगेंगे। आपके पास एक इनोवेटिव माइंडसेट चाहिए। हर चीज़ में हम नया क्या कर सकते हैं वो सोचना चाहिए। और मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि यू शुड बी पैशनेट टू अचीव समथिंग। आपका गोल क्लियर चाहिए, आपका विजन क्लियर चाहिए, आपको व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि हमको क्या करना है, और देयर लाइज द प्रॉब्लम। फिर वो छोटे से झटके से बंद कर देते हैं। देखो ऐसा है कि देखो आइडियाज़, नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आइडिया ही सब कुछ नहीं है। आज के साथ साथ आपका माइंडसेट और स्किल सेट है। आज मेरा उसके अगेंस्ट आप मेरा सक्सेस देखो, मेरे 99% लोग सक्सेसफुल है। फेलियर नाम की चीज़ ही नहीं है मेरे इसमें प्रोग्राम में, क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड, उनका माइंडसेट तैयार किया है, उसका स्किल सेट उन्होंने इनकलकेट किया है, फिर वो सक्सेसफुल ही हो गए ना। ये लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई पैसा आ गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, आइडिया है मेरे पास, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल गया तो सब कुछ हो गया, एंजल इन्वेस्टर मिल गए तो सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है,
इट इज जस्ट वन थिंग, बट रेस्ट इज योर माइंड सेट. इसके लिए दैट इज वाई आई रोट अ बुक ऑन इट, क्योंकि हर जगह तो मेरा ट्रेनिंग नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैंने वो मराठी में किताब लिखी उद्योगी मन, बेसिकली टू, वो उसका जो माइंडसेट तैयार करने के लिए. उसके अंदर वो अचीवमेंट मोटिवेशन चाहिए. अचीवमेंट मोटिवेशन वाला व्यक्ति है ना, एक तो सबसे बड़े उसकी 4 क्वालिटीज़ होती है. पहली क्वालिटी क्या होती है, ही लाइक टू परफॉर्म इन अ कॉम्पिटिशन. कंपटीशन में परफॉर्म, एक तो पहली बात उसको कंपटीशन अच्छी लगती है और उसमें परफॉर्म करने की इच्छा होती है. सिर्फ कंपटीशन, बहुत सारे लोग तो कंपटीशन है इसलिए लोग डर जाते हैं, यार बहुत कंपटीशन है. कंपटीशन तो है तो आप है. कॉम्पिटिटर एज द बेस्ट गाइड, वो आपको बता दे कि आपने किस दिशा में काम करना चाहिए, उसमें परफॉर्म करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए. दूसरी बात, यू मस्ट कॉम्पीट विद योर ओन परफॉर्मेंस. आप जो कर रहे हैं उससे अच्छा और मैं कैसे कर सकता हूँ, ये आपकी चाह होनी चाहिए. आप कहे थे, आपने कह दिया दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर मेड, बस खत्म हो गया. उसके बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा. यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस. उससे अच्छा क्या, उससे अच्छा क्या. बहुत सारे जो अचीवर्स है वो दे ऑलवेज कॉम्पीट विथ देम और देयर ओन परफॉर्मेंस. सरजी बुक का आपको पोल वॉल्ट प्लेयर मालूम होगा, ही ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड 32 टाइम्स. सचिन तेंदुलकर ने कितने सारे खुद के रिकॉर्ड तोड़े. अमिताभ बच्चन ने कितनी सारी चीज़ें पहले से ही की है. ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत एंटरप्रेन्योर है, दे कॉम्पीट विथ देयर ओन परफॉर्मेंस. हमारे अशोक कटारिया है, जब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 38 डेज में ब्रिज बनाया, तब उनको मैंने पूछा, सर बोले व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट. ही सेड कि अभी इससे कम समय में नया ब्रिज बनाऊंगा. ये होती है चाहत. तो वो यू शुड ऑलवेज कॉम्पीट विथ योर ओन परफॉर्मेंस. तीसरी बात, यूनिक अकम्पलिशमेंट्स. जो भी करेंगे ना, कुछ यूनिक करेंगे, कुछ हटके करेंगे. सी आज मार्केट में आपकी चीज़, सब चीज़ें मिल रही हैं, आपका क्या यूनिक है उसमें, तभी आप लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे ना. आप वही चीज़ जो मार्केट में मिल रही वही आप देंगे, तो हाउ कैन पीपल विल एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट्स. नहीं एक्सेप्ट करेंगे. उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा ना. आपको कोट, फेमस कोट पता होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली. तो आपको डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा. काम वही करना है आपको, प्रोडक्ट वही है, लेकिन उसमें कुछ नए फीचर्स लाओ. एंड देर इज ऑलवेज रूम फॉर परफेक्शन. ये जे.आर.डी. टाटा का स्टेटमेंट है. आप जो भी कर रहे हो उससे और अच्छा करने की हमेशा संभावनाएं होती है, वो करते रहे आप. जैसे अभी देखो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या, हम लोग है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम है. अभी हमारे बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है फॉर द SMEs, कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करें. मैं अमेरिका गया, वहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप को मिला, उनका 70% पीपल आर एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मैं आई विजिटेड एप्पल, आई विजिटेड गूगल, आई विजिटेड फेसबुक, आई विजिटेड सो मेनी कंपनीज. सब में क्या देखा, फिर लिंक्डइन में गया या फिर तुम्हारा यूट्यूब में गया, सब जगह वही देखा, 70% स्टाफ इज बिजी विथ डेवलपिंग सम न्यू थिंग्स. हम अगर ये निरंतर करते रहे तो आप हमेशा मार्केट में टिके रहेंगे. वो इसके लिए लेकिन वो माइंडसेट चाहिए ना. मेन वही तकलीफ जो है ना, वो माइंडसेट की है. उनको लगता है यार ये स्कीम है, वो स्कीम है. स्कीम है, ज़रूर है यार, वो कहाँ नहीं है, लेकिन आपका माइंड से, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो आप पूरे प्रिपरेशन के साथ उतरो ना, तो फिर आपको फेलियर का कोई चांस ही नहीं. इंडिया जैसे इतनी बड़ी 140 करोड़ का मार्केट जहाँ पे है, वहाँ पे फेलियर का क्या प्रॉब्लम आएगा. प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता. प्रॉब्लम तेरे में है कुछ, नॉट विद द मार्केट. मार्केट तो खड़ा है यार आपके लिए. हमारा मार्केट कितना बड़ा है पता है आपको. हमारा मिडिल क्लास का मार्केट जो है मोर देन 63 करोड़. एंटायर यूरोप का मार्केट कितना है, 58 करोड़.
एंटायर अमेरिका का मार्केट कितना है? 31 करोड़। हमारे रिच क्लास कितने हैं? 32 करोड़। अफ्रीका का टोटल मार्केट कितना है? उससे बड़ा मार्केट हमारा लोअर मिडिल इनकम का है। अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, इन तीन कंट्री का जितना मार्केट है उतना उससे बड़ा मार्केट इंडिया का है। एक ऑस्ट्रेलिया हर साल हम पैदा कर रहे हैं। तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खाली क्या है कि आपने मार्केटेबल प्रोडक्ट लाने चाहिए। हम्म, वो अगर लाते हैं तो यस देर इज ऑलवेज रूम। मैंने खुद आज तक 47 प्रोग्राम बंद भी किए, नए 53 प्रोग्राम चालू किए। मैं हमेशा सोचता भाई ये अभी नहीं चल रहा है, चलो भाई इसको बंद करो ना, नया कुछ करो, नया कुछ डेवलप करो। हम्म, यू शुड ऑलवेज कम आउट विद न्यू थिंग्स। आप बदलने, समय के साथ बदलना पड़ेगा आपको। जो नहीं बदलते उसको मार्केट बदल देता है। सिंपल है ना, मार्केट का फंडा तो सिंपल है भाई। जो आप मेरे हिसाब से तो आप प्रोडक्ट वो आप करेंगे तो क्यों नहीं मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगा। मुझे 39 ईयर से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं हरदम कुछ नया करता हूँ, कुछ नया सोचता हूँ, कुछ नई थेरीज बताता हूँ लोगों को, कुछ नया मैं ले गया भाई। हर टाइम मुझे तो कभी इतना टाइम मुझे ऐसा कभी घर बैठने का कभी समय ही नहीं मिला। लास्ट ईयर आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड 6 टाइम्स। काफ़ी बार मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ, काफ़ी कुछ तकलीफ हुई, लेकिन मेरा माइंडसेट मेरे साथ था। नो डाउट डॉक्टर की दवाएं, टाइमली उपचार, ये सब काम किए, नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट पॉजिटिव माइंडसेट। आई स्टार्टेड अ न्यू कल्चर, वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल। लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हम वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल छोड़ के। मैंने किताब लिख डाली उस पीरियड में। उस बुक के बारे में बताइए कुछ। वो उद्योगी मन करके किताब है। देखो जो मैंने देखा ना, अभी लोग बीमार भी और बीमार ही क्यों रहते हैं? क्योंकि माइंडसेट है। मुझे कोरोना भी हुआ था, फर्स्ट फेज में ही कोरोना हुआ था। तब तो बहुत दहशत थी कोरोना की, बहुत डर था लोगों के दिल में। तो मेरे 40 लोग थे, मैं जिस वार्ड में था आईसीयू में, 40 सब लोग डर में सहमे हुए थे, डरे हुए थे। मेरा तो स्कोर 24 था, विच इज नियर टू डेथ, ऐसा स्कोर था। लेकिन मेरा एक ही था, मैं डरा नहीं था। बाकी लोग मेरे से यंग, वहाँ पे मेरे से बड़ी उम्र वाले सिर्फ 2 लोग थे आउट ऑफ 40। सब मेरे से कम उम्र वाले, लेकिन इतने डरे हुए थे। कोई लोग तो बेड से नीचे नहीं उतर रहा था। बोले यार कोई गिर गया, कहीं या चक्कर आ गए तो मैं क्या करूं। कोई लोग तो भाई अपनी मौत कैसे होगी, हमको कैसे जला जाए। अरे यार तू अभी का मूवमेंट में जीना यार। प्रॉब्लम क्या है? हमारा डर हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और डर से क्या होता है, फिर आपको फेलियर निश्चित है। तो ये सब जो माइंडसेट की आखिर बातें हैं, दैट इज व्हाई आई रोट अ बुक ऑन द माइंडसेट। उसका नाम भी दिया उद्योगी मन। आपका मन हमेशा बिजनेस में कैसे रहना चाहिए, एंटरप्रेन्योर कैसे रहना चाहिए, ये सब माइंड गेम है ना। वो माइंड के ऊपर ही। और मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी उसमें। मैं कोई यार साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ या कोई बहुत प्रोफेसर नहीं हूँ, मुझे नहीं बताए थ्योरी। लेकिन ड्यूरिंग लास्ट 39 ईयर्स जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, वो एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाले। इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने उसको, क्या बताया। 2 महीने में आई सोल्ड आउट मोर देन 1400 कॉपीज। मेरे जिस दिन इनाग्रेट हुआ 5 नवंबर को, उसी दिन 800 कॉपीज गई मेरी। लोगों ने दिवाली गिफ्ट करके वो किताब ली। भाई दिवाली में गिफ्ट देना है लोगों को तो ये किताब ही क्यों ना दे। दैट इज वाई रोड दैट बुक। तो लोगों को है ना, ये जो मिसकंसेप्ट है, मिसबिलीफ्स है, वो निकालने के लिए बेसिकली मैंने वो किताब ली, ताकि लोग एक अच्छे माइंडसेट से शुरू करें ना। इतनी अपॉर्चुनिटी और आप अगर लाभ नहीं ले रहे तो दैट इज योर प्रॉब्लम यार। आपका माइंडसेट ठीक करो पहले, फिर करो, फिर शुरू करो ना आप पूरे माइंडसेट। आप डर के यार मेरा कहीं फेल्योर तो नहीं होगा, मुझे मार्केटिंग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लोग,
मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे पास जगह, प्रॉब्लम का ही सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम ही आएंगे। आप अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो, वो है ना, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नज़रिए की बात। तो नज़रिया अगर हमारा पॉजिटिव बन जाए तो देखो हर प्रॉब्लम, मेरा देखो कोरोना में हमारे बाकी लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम रहा, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी आ गई। माई सन केम डाउन फ्रॉम अमेरिका, वो आया, उसको 23 मार्च को उसने क्वारंटाइन किया हमने ऑफिस में। 25 तारीख को उसका फ़ोन आया, पापा शैल वी गो फॉर ऑनलाइन। पहला भाई नहीं की और पूछ शुरू करो। तो ड्यूरिंग दैट कोरोना पीरियड, लॉकडाउन पीरियड, हमने मोर देन 7,500 लोगों को तो डायरेक्ट ट्रेनिंग दिया। मोर देन 1.5 लाख लोगों ने हमारे तरह तरह के वेबिनार्स अटेंड किए। इतने पॉजिटिव फीडबैक हमें मिले उसके, क्या बताया। आज भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड चल रहे हैं। अगर हम कोरोना नहीं आता था तो ऑनलाइन हमने कभी शुरू नहीं करते थे। आज मेरा पूरा इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी मार्केट है। कैन यू बिलीव, मेरे पास कैसे स्टूडेंट रहे। अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान की एक लेडी ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, अमेरिका की 1-2 लेडी मेरे पास ऑलरेडी कोर्स कर रही है, यूरोप के है, मोर देन 60 कंट्रीज़ के लोगों ने मेरे अलग अलग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा ना यार। जैसे मेरा पहला एक्सीडेंट मेरे उद्योग वर्धनी के बर्थ हुआ, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद मैं गवर्नमेंट जॉब भी कंटिन्यू करता था। एक्सीडेंट हो गया, उद्योग वर्धनी शुरू हो गई, कोरोना आ गया, ऑनलाइन शुरू हो गए। तो हर चीज़ को है ना आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। तो पहले ऊपर वाले ने आपका टेस्ट लिया ना कोरोना वो देके। तो टेस्ट होता ही है ना, देखो सोने का ही टेस्ट होता है ना यार, गोल्ड का ही टेस्ट किया जाता है ना। आप कभी देखा है क्या जिंक को, ब्रास को कभी टेस्ट करते हुए देखा है क्या? नहीं। वो उसका टेस्ट नहीं होता है। आपका टेस्ट हो रहा है बार बार, इसका मतलब आप सोना है। सही है। उसमें से जब आप निकलते हो तो ही वही वही सोना है, नहीं तो बीच में पिघल जाते हो, वो तो फिर आप जिंक और ब्रास हो गए। तो सर अभी हाँ। जैसे नए नए लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जुड़ रहे हैं, जो लोग बैचलरेट डिग्री कंप्लीट करके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आ रहे हैं, तो आप ऐसी कौन सी 5 स्किल्स बता सकते हो जो आज कोई बंदा कोई भी तरह का एक बिजनेस अगर चालू करना चाहे उसको वो 5 स्किल्स तो लगेगी ही लगेगी। ये कौन सी 5 स्किल्स रहेगी सर? बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन मैं आपको कुछ पहले है ना, सबसे पहली बात उसने है ना अपना गोल क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। ही और शी शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव। बहुत सारे लोगों को है ना गोल ही क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या करना है। पहले ना गोल, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, टाइम बाउंड गोल होना चाहिए, चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, मेजरेबल गोल होना चाहिए, विजिबल गोल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। अगर ये गोल पैरामीटर में आप बैठाते हो तो फिर आपको उसमें से ना एक इंटरेस्ट तैयार होगा और आप पैशनेट बनेंगे। तो पैशनेट कब बनेंगे? जब आपके सामने कोई लक्ष्य है। कोई लक्ष्य नहीं तो पैशनेट कैसे बनेंगे ना। तो पैशनेट बनना बहुत ज़रूरी है। वो कब होगा? व्हेन यू हैव ए क्लियर विजन ऑफ गोल। दूसरा, यू शुड बी वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव। आप हमेशा है ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्या नया कर सकता हूँ, क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। तो वो अगर आप सोचते रहेंगे हमेशा आउट ऑफ बॉक्स, जो आम लोगों को दिखता है उसके बाहर का आपको दिखना चाहिए, उसके बाहर का आपने सोचना चाहिए। जैसे अभी टेस्ला, आपको पता है हम जो सोच भी नहीं सकते वो सोच रहे हैं। जो हमारे सोच भी नहीं है, बाहर के लोगों का क्या है, देखो उनकी जो मूवीज़ होते हैं सब हमारे बहुत सोच के बाहर की मूवीज़ है, क्योंकि वो सोचते वैसा है। अभी अभी थोड़ी हमारे सोच के बाहर की मूवीज़ हमारे हिंदी में भी आने लगी, नहीं तो पहले तो वही ज़मींदारी, वही गरीबी, वही सब, मेले में बिछड़ना और फिर मिलना, वही सब था। उसके संस्कार आते हैं ना फिर। तो हमें तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो वो एक बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात देखो, और बहुत सारी चीज़, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इनिशिएटिव चाहिए।
इनिशिएटिव मतलब क्या है कि कोई कहे फिर आप करें तो वो तो कोई इनिशिएटिव नहीं। जो नहीं कोई नहीं कहता फिर भी आप करते हो तो इसको इनिशिएटिव करते हैं। रिस्क लेना पड़ेगा आपको, बट एंटरप्रेन्योर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क, दे डोंट टेक ब्लाइंड रिस्क। वो सोच के समझ के काम करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं भाई यहाँ पे कंट्रोल मैं कैसे इस्टेब्लिश कर पाऊँगा, प्लान भी तैयार रखते हैं। ये नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं चला तो दूसरा कैसे करेंगे, वो नहीं चला तो तीसरा कैसे करेंगे, ये वो सोचते हैं। तो वो अगर हम सोचते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर हमारे पास है और हमेशा ना एक लॉन्ग टर्म विजन रखिए, तो फिर अपने आप क्वालिटी का महत्व आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वालिटी अगर है तो ही आप लॉन्ग टर्म जर्नी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चलता है, वो बातें नहीं अभी मार्केट में नहीं चलेगी अभी। ये आपको थोड़ा भी आपका गलत हो तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे आप। कहते हैं ना सर, जो चलता है वही नहीं चलता है। हाँ, वही नहीं चलता है, सही बात है ना। तो आपको सिर्फ चलता है, वो पहले के टाइम था यार, एक 25 साल 20 साल पहले की वो सब चलता था, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज ऐसा है, थोड़ा भी आप गलत कर दिए ना, मार्केट विल कैच यू एंड मार्केट विल थ्रो यू अवे। 70 साल पुरानी कांग्रेस को भी लोगों ने निकाल दिया, तो ये हम तुम क्या चीज़ है। लोग कस्टमर्स आर रुथलेस, तो उनको क्या है कि हमेशा कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट। डोंट टेक एनीथिंग ग्रांटेड, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग डू डिटेल्ड सर्वे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। मार्केट सर्वे करना ज़रूरी है। मेरे पास एक बंदा आया था काउंसलिंग के लिए, मेरा आया, बोले सर बोले क्या करना है, बोले मिर्ची पाउडर का यूनिट करना है। बोले बहुत अच्छे, गुड, क्या कैपेसिटी का करें, 2000 किलो पर डे। बोला इतना बड़ा, बोले मार्केट है। बोले तुमने मार्केट सर्वे किया है? हाँ बोले किया है। नासिक की डेली रिक्वायरमेंट नासिक डिस्ट्रिक्ट की 2000 किलो की है। बोला सही हो, सही है, मार्केट सर्वे सही है तेरा, लेकिन वो 2000 किलो तुझे मिलेगा क्या, ये देखा है कि तूने, तुझे कितना मिलेगा? बोले मैंने सोचा नहीं, खाली देखा पर इतनी इसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसकी वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन तेरा क्यों लेंगे वो? वाई दे विल नॉट बाय MDH, वाई दे विल नॉट बाय एवरेस्ट, वाई दे विल नॉट बाय रामबंधु, तेरा ही क्यों लेंगे? फिर दिन उसको ध्यान में आया, फिर ही डिड अगेन सर्वे, 1 महीने के बाद आया, बोले सर अभी 200 किलो का पर कैपेसिटी करूँगा। देखो ओवर एस्टिमेशन आप सोचो, थोड़ा सर्वे करके करो ना। 4 सवालों के जवाब आपने मिलाने ही चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। कैन आई मेक इट, मैं बना सकता हूँ, उसके लिए जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है वो आपके पास है क्या, प्रॉपर वो चीज़ का नॉलेज है क्या, उसके रॉ मटेरियल मशीनरीज इसके बारे में आपको पता है क्या, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो पता है क्या, और फिर वही चीज़ मैं बना सकता हूँ क्या। अगर समझो बना आपको समझ में आए कि यस आई कैन मेक इट, देन सेकेंड क्वेश्चन यू कैन यू सेल इट, फिर उसका सर्वे करो। मार्केट सर्वे मतलब कस्टमर का सर्वे नहीं होता है, सिर्फ कॉम्पिटिटर का भी सर्वे होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉम्पिटिटर का सर्वे है, ट्रेडर्स का सर्वे है, डिस्ट्रीब्यूटर का सर्वे है, एंड यूज़र का सर्वे है, सब सर्वे करने पड़ेगा आपको। तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि यस आई कैन सेल इट। ओके, इफ़ यू कैन सेल इट, द थर्ड क्वेश्चन, कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। क्योंकि ये सब करने का मकसद क्या है आखिर में? पैसा बनाना। पैसा। अगर नहीं पैसा बनाना तो फिर तुम बिजनेस ही मत करो ना यार। तो पैसा कैसे मिलेगा ये तो आपने पूरा सर्वे स्टडी करना चाहिए। उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि भाई अपनी लागत क्या होगी, रिकरिंग कैसे अपने खर्चे हो गए, आपका रेवेन्यू कैसे मिलेगा, और रेवेन्यू में से खर्चा जाके आपको कितना बचेगा EMI वगैरह जाने के बाद, वो सब स्टडी करना पड़ेगा। अगर उससे भी मिलता है यस कि यू कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, देन द फोर्थ क्वेश्चन, कैन आई इम्प्लीमेंट इट। मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाया, अभी कागज़ पे बना है सब प्लान, पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्या? हमारे भारतीयों का मेन प्रॉब्लम क्या है, हम वी आर करप्ट इन इम्प्लीमेंटेशन। वी आर मार्वलस इन मेकिंग प्लान्स बट वी आर करप्ट इन इम्प्लीमेंटेशन। जब करने की बात आती है तो हम कुछ और करते हैं।
मेरा कहना क्या है, उसके बारे में सोचो। उसके लिए ना सबसे पहली बात आपने क्या करना चाहिए, एंश्योर फैमिली सपोर्ट। बहुत सारे लोग ये सोचते ही नहीं है, दे टेक इट ग्रांटेड कि फैमिली इज विल बी विथ मी। बिल्कुल नहीं। हर एक आदमी आपके फैमिली में जितने हैं जिनकी स्वतंत्र सोच है, उनको पहले पटाओ, उनको पहले कन्विंस करो कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बेटी, चारों मेरे बिजनेस के कुछ ना कुछ है। दे आर पार्ट ऑफ, विदाउट देम आई एम जस्ट जीरो। तो उन सबको लेके फिर एवरी वन, और फिर उसके साथ तो बड़ा टीम भी बनाना। आपको एक टीम वर्क एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू नीड टू डेवलप अ टीम। और सबको देखो, शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज बनाने का जब सोचा, जब एक गोल रखा, ही टूक ओथ विथ 100+ जो उनके दोस्त लोग थे, मावड़े जो थे, उनके साथ उन्होंने शपथ लिया। तो इट बिकेम गोल ऑफ ऑल द पीपल ओवर देयर। हिंदवी स्वराज बनाना सिर्फ शिवाजी महाराज का गोल नहीं था, सबका गोल बन गया। वो लोग उसके लिए जान भी देने को तैयार हो गए। मालूम नहीं था क्या कि बाजी प्रभु को मैं मरने वाला हूँ। जब 30-40 हजार उसके पीछे लोग पड़े हैं, इसके पास भी सिर्फ 200 लोग हैं, वो मरने वाला तो निश्चित है। लेकिन वो बोला नहीं, जब तक आपकी 2 तोहफों की आवाज़ नहीं आएगी मैं इसको रोकूंगा। तानाजी की तो घर में शादी थी बेटी की, वो बोला नहीं, आप पहले मैं इसकी शादी करूंगा। कहना क्या था, इतने कमिटेड लोग हो गए। तो वो टीम है। महाराज ने क्या किया, वो टीम बनाई। तो आपको भी एक टीम बनानी पड़ेगी। वो टीम, वो ऐसी टीम बनाएगी जिनको सबको लगे कि ये मेरा भी गोल है। वो अटैचमेंट, वो ओनरशिप उनमें लानी पड़ेगी। फिर उनको आप एसओपी दो, उनको पार्टनर बनाओ। मेक देम अ पार्टनर, मेक देम अ एसोसिएट विथ योर। आज जितने भी बड़े एंटरप्राइजेस है, इट इज जस्ट रिजल्ट ऑफ द टीम वर्क। अभी टाटा की 250 कंपनी है, क्या रतन टाटा हर कंपनी में जाते हैं क्या? हमारे अशोका की इतने हैं सब कुछ, या अशोक कटारे वो हर की चीज़ में देखते हैं क्या? उन्होंने टीम बनाई है भाई। हॉस्पिटल का सेक्शन तुम देखो भाई, वेलनेस का सेक्टर तुम देखो, 5 स्टार 7 स्टार होटल भी बना रहे हैं अभी, वो देखो तुम, वो सबको अलग अलग ब्रांचेस दिए। एंड दैट फिर उस चल के वो आज 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई, जिनके पास पहला टेंडर भरने के लिए 560 रुपये नहीं थे। तो ये टीम वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर करेंगे, यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखें, पैशनेट होके अगर हम काम करते हैं और क्रिएटिव इनोवेशंस आप करते रहते हो, टीम वर्क करते रहते हो, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क यू कैनॉट गेट रिवॉर्ड। यू हैव टू टेक रिस्क। कैलकुलेटेड करो रिस्क, स्टडी करके करो, ये चारों क्वेश्चन के जवाब लो, फिर करो। बाबा आमटे करके एक बहुत बड़े आदमी हो गए, उनका एक बहुत मराठी में सेंटेंस है। वो कहते हैं कि ध्येय ठरवताना भान ठेवावे, गाठताना बेभान व्हावे। मतलब क्या है कि कोई भी गोल डिफाइन करते हो आप, तो सोच समझ के करो। लेकिन जब वो गोल आपको करना है, तो उसके लिए सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट उसके पीछे लगो। सो सर, जैसे अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? जैसे गवर्नमेंट भी काफ़ी सब्सिडी या फिर स्कीम्स निकालते हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का आज क्या है, पिछले 2-3 साल में क्या था, और आगे आपको क्या फ्यूचर दिखता है? देखो, वैसे तो मैं फ़र्क नहीं मानता हूँ जेंडर में। एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा नहीं रहता कि वुमेन का अलग डिफरेंट, जेंट्स का डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इनफैक्ट मैंने जो मेरा इनफैक्ट माई करियर स्टार्टेड विथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ओनली। आई बिलीव इन प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो जो है ना, जो कुछ सीखती है, जो कुछ समझती है, वो पर्कुलेट होता है नेक्स्ट जनरेशन में। अगर वुमेन को हम एंटरप्रेन्योर बनाते, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ज़रूरी है। और
क्या है बेसिकली, कुछ स्किल्स है ना जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उनमें बाय बर्थ है. फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी जो मैंने बताया अभी, वो लेडीज़ है ना बहुत क्रिएटिव होती है बाय बर्थ. दे ऑलवेज थिंक डिफरेंटली. फिर अपना घर का डिज़ाइन भी, इंटीरियर भी है ना वो चेंज करती रहती है, सब्जियों में कुछ चेंज करती रहती है, कुछ अपने लुक्स में चेंज करती रहती है, साड़ीज़ में इसमें पहनने, और हमेशा है ना हमेशा कुछ हटके सोचती है. वही क्रिएटिविटी उन्होंने लगानी है बिजनेस में. मैनेजमेंट मैनेजमेंट हम बहुत बोलते हैं, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? इट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. लोगों से काम करने की जो कला होती है वो उनके अंदर बहुत है. फिर अपने हस्बैंड से हो, अपने पिताजी से हो, या फिर अपने भाई से हो, या अपने बेटे से हो, सबके काम करवाने का स्किल उसमें है. मल्टीटास्कर होती है लेडीज़. एक बार हमेशा अलग अलग चीज़ें करती है, अलग अलग रोल में भी काम करती है. मल्टी रोल, कभी वाइफ, कभी बेटी, कभी माँ, कभी बहन, कभी कुछ. इतने मल्टी रोल में वो इतने अच्छे परफॉर्म करती है. मल्टीटास्कर भी इतने ना कि वही लेडी फिर दुकान में भी बैठती है, वही लेडी सब्जी भी बनाती है, वही लेडी घर भी क्लीन करती है, वही लेडी पूरा सबका ख्याल भी करती है. पब्लिक वो जो मैनेजमेंट के जो कॉल्ड सब फंक्शंस है, HR, शी इज़ अ वेरी गुड HR. सबको संभाल के रखना बोलते, वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा बच्चा भी 5 साल का, और एकदम बड़े बुजुर्ग भी 80-90 साल के, उनको भी संभालना. इससे बहुत अच्छा HR और क्या होता है. तो ये HR फंक्शन है. मार्केटिंग, तो मैं काफ़ी कंट्रीज घूम चुका हूँ, तो देखा है मैंने कि ज़्यादातर लेडीज़ लोग मार्केटिंग में होती है और जेंट्स लोग प्रोडक्शन में होते हैं. वही अगर हो गया ना तो सब चीज़ें बेची जाएंगी, है ना. वो उसके अंदर वो एक स्किल है. जैसे मैं पहले ना दाल रोटी और दूध रोटी यही खाता था, अभी मैं सब सब्जियां खाने लगा. इसका कारण है कि मेरी वाइफ ने किया वो अच्छा मार्केटिंग. अरे ये खा के देखो ना, वो देखो ना बहुत टेस्टी बना है, आज ये करके देखो, ये खा के देखो. ऐसे करते करते मैं सब सब्जियां खाने लगा. मेरा कहना क्या है कि वो मार्केटिंग है, निगोशिएशन स्किल्स है उसके अंदर. बहुत अच्छी निगोशिएट करती है लेडी. एक बार मैं साड़ी ले गया मेरे वाइफ के लिए, 3,000 की साड़ी ले गया. तो मैं बोला अभी इसको अगर हम बताए तो ज़रा अपना, उसको बोला मैंने 2,000 में लाए. बोले इतनी महंगी. मैंने 3,000 की साड़ी मैंने 2,000 में बताई, तू महंगी बोले. मेरा तू अगर 2,000 में ऐसी लाती ना, मैं तुझे और एक साड़ी गिफ्ट दे दूंगा. बोले देखो. मेरा हाँ. उसने वही साड़ी, वही टाइप की, वही सब कुछ, शी बॉट इट इन 1,800 रुपीज़. ये निगोशिएशन स्किल है. हम लोग क्या है, चलो है देख ले, चलो कर लो. वो नहीं, वो सोचती है. मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट शी इज़ वेरी गुड एट. देखो मुझे कई बार कुछ प्रॉब्लम आ गए तो हमेशा मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मेरी वाइफ करती है. उसके पास कैसे आते हैं पैसे आई डोंट नो. वो चोरी तो नहीं करती, वो बचाती है उसमें से. फिर फाइनेंशियल पे अब शी इज़ गुड एट फाइनेंस. मेरा इसलिए मेरा ऑफिस का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे वाइफ के पास है. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग गुड. मटेरियल्स मैनेजमेंट, किचन में 400 प्लस मटेरियल्स है अलग अलग. उन सब का प्रॉपर मैनेजमेंट करना ये लेडीज की सेवा कौन कर सकता है. मेरा कहना क्या है कि ये सब क्वालिटीज़ उनमें बाय बर्थ है. तो वो अगर एंटरप्रेन्योर बनती है तो शी विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर देन मेल. उसमें कोई शक ही नहीं. मैंने वुमेन इंडस्ट्रियल जोन बनाया नासिक में, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन महाराष्ट्र, इन MIDC. के जोन है मेरा, L जोन भी है. के जोन में 40 लेडीज़ मेरी आज एंटरप्रेन्योर है और सभी टाइप के बिजनेस कर रही है. ऐसा नहीं कि वो पापड़ अचार ही बना रही है. दे आर इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, दे आर इन प्रिंटिंग, दे आर इन एवरी केमिकल, सब तरह के बिजनेस कर रही है लेडीज़. लेडीज़ को कोई मर्यादा होती ही नहीं कि यही कर, यही वो कर. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेडीज़ को है ना सिर्फ फूड प्रोसेसिंग के बारे में सोचना चाहिए, डेलीकेट चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकती है लेडीज़. हाँ डेफिनेटली लेडीज़ लोग आगे आने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स है आज, जिनमें एक सब्सिडीज़ है. लोन में आपको 1% कम इंटरेस्ट मिलता है, सब्सिडीज़ 15% ज़्यादा मिलती है. तो अच्छी चीज़ें हैं.
उसका फ़ायदा सिर्फ लेडीज़ के नाम पे बिजनेस करने वाले भी लोग होते हैं, वैसा न करके उनको ही रियलिटी में कराओ, तो दे विल डू डेफिनेटली बेटर देन जेंट्स। सो मेरे तो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप बनना ही चाहिए। अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहते हैं, आप सक्सेशन करना चाहते हैं, तो आप आपके घर वालों को आपका बिजनेस में कराओ एंट्री, उनको नाम के लिए मत रखो, उनको करो। तो या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम द डे वन आई स्टार्टेड माई करियर। आई स्टार्टेड विथ लेडी एंड आई बिलीव मेरे बाय डिफ़ॉल्ट अब कोई भी प्रोग्राम लो, मेरे इसमें 35% 40% लेडीज़ रहती है, और लेडीज़ के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम काफ़ी करते हैं। तो लेडी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होने ही चाहिए इस देश के हिसाब से। सो सर, आपके जैसे उद्योग वर्धिनी में यूर ऑल्सो सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो आपकी फीस या वो इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आपको और कोई CSR एक्टिविटीज़ वगैरह में आपको सपोर्ट मिलता है बाहर से, बिल्कुल गवर्नमेंट की बिल्कुल, तरफ से? देखो, जो जिनके पास सब कुछ है वो तो आते ही है, फीस देने अफोर्ड कर पाते हैं, ऐसे लोग आते ही हैं। लेकिन हम लोग तो उनके लिए भी काम कर रहे हैं जिनके पास आज की चिंता है। दे डोंट हैव, उनका आज का फूड का क्या होगा, लाइवलीहुड क्या होगा, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको, आप अकेले कहाँ करेंगे। तो व्हाट वी डिड, हम CSR सपोर्ट कर ले रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज, टाटा की 4 कंपनीज हमें सपोर्ट कर रही है, स्वदेश फाउंडेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, इंफ्रा मार्केट के साथ हम काम कर रहे हैं, किराडाई के साथ हम काम कर रहे हैं, फिर तुम्हारा RPG ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारी 13 कंपनीज है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। और वो काम जो हो रहा है हमारा पूरा देहातों में हो रहा है, जहाँ पे गाड़ी भी नहीं पहुँच पा रही वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को हम पूरा ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनकी लाइव्स बदल रही है, उनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल रही है। हमारे एक 4 चैनल पे हमारा फिल्म भी आके गया, चेंजिंग लाइव्स, और इट हैपन ओनली ड्यू टू CSR सपोर्ट। क्योंकि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं यार, हमारा एक लिमिटेशन है। तो ये इट हैज़ हैपन ड्यू टू CSR, और कुछ गवर्नमेंट का फंडिंग जो होता है प्रोग्राम के अनुसार। हम किसी की ग्रांट नहीं ले रहे, हम खाली एक प्रोग्राम के लिए सपोर्ट ले रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वी कुड रीच टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और उनको एक मुख्य धारा में लाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ट्राइबल लोगों को, इनको आज वो लोग जो जिनको डेली का प्रॉब्लम था, आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और उनके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का भी इनपुट दे रहे हैं, ताकि वो कुछ छोटा शुरू भी करे, कुछ काम करे। तो CSR का डेफिनेटली वी आर ऑलवेज वेरी मच थैंकफुल फॉर द CSR सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय 13+ ऑर्गेनाइजेशंस प्लस। सो एट लास्ट, जो अभी इंडिविजुअल्स या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो डरते हो या फिर जो हो सक्सेस नहीं हो, कुछ एक स्मॉल मैसेज आप उनको देना चाहें? डेफिनेटली दोस्तों, देखो, जो कुछ भी सुन रहे हैं सबको मैं ज़रूर कहूँगा, थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, बहुत रिवॉर्डिंग। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, और मोर ओवर इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ इंडिया। वी ऑल मस्ट थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और स्टार्ट थिंकिंग इन एंटरप्रेन्योरियल वे। क्या है इसमें आपको, देखो, हर किसी की कोई ना कोई नीड होती है, बकेट लिस्ट होती है। वो अगर सेटिस्फाई करनी है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना पड़ेगा। आज अभी देखो, मैंने सब कुछ हासिल किया मेरी लाइफ में, अच्छी गाड़ी, अच्छी कार, अच्छी बंगला, सब कुछ है। मेरे बेटे को अमेरिका में पढ़ाया हमने, काफ़ी कंट्रीज़ में देख के आया, पूरा इंडिया। ये सब क्यों हुआ? अगर मैं जॉब करता था तो ये कैसे होता था? नहीं होता था। आज मेरा एक अस्तित्व है, मेरा एक नाम है। तो ऐसे आपका भी नाम होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए, आपको फ्रीडम, देखो हम सबको फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम आपको बिजनेस में मिल सकता है ना। आज के जो यंगस्टर्स है, दे आर ऑल लुकिंग फॉर फ्रीडम। वो फ्रीडम बिजनेस में ही मिलेगा। जब आप खुद का करेंगे तो आपको कोई बॉस ही नहीं रहेगा आपका, यू विल बी योर ओन बॉस। थिंक इन, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जिस फील्ड पे काम कर रहे हो उस फील्ड में आप कोई से एंटरप्रेन्योरशिप में आपका कोई स्किल है, वो स्किल को एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये सोचो। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एरा इंडिया का है और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का है, तो एनकैश इट एंड जस्ट
डू इट, दैट इज, इससे ही हमारा कंट्री जो है ना, जो आज 5 नंबर पे है, वो 1 नंबर पे आएगा, सुपर पावर बनेगा। ये सब एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से ही हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाके हमारा श्रीलंका या पाकिस्तान नहीं बनाना है, हमें हमें अपना इंडिया बनाना है। तो हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट, हमारी खुद के आइडियाज़ से काम करते हैं। यस, इंडिया विल बी सुपर पावर 100%. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर.